एक बड़ा अनाउंसमेंट जो आपने कल सुना होगा, भारत में स्टारलिंक की एंट्री। अब स्टारलिंक क्या है? ये एक सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी है। किसकी कंपनी है? जी हाँ, ये है इलॉन मस्क साहब की कंपनी। लेकिन ये कंपनी क्या काम करती है? ये इंटरनेट तो आपको प्रोवाइड करती है, लेकिन सैटेलाइट के ज़रिए। क्या अलग हुआ? अलग ये हुआ कि अभी जो इंटरनेट आपको मिलता है, या इंटरनेट ब्रॉडबैंड आपको जो मिलता है, तेज़ गति वाला इंटरनेट, वो मिलता है या तो वायर लाइन से, वो ऑप्टिक लाइन होती है, आपके घर में एक तार आता है और उससे आपका इंटरनेट चलता है, या फिर आपको आपके फ़ोन पर मिलता है वो मोबाइल टावर्स के ज़रिए आपको मिलता है वो 5G सर्विसेज जो आपके फ़ोन में आती हैं। लेकिन ये तीसरे टाइप का इंटरनेट है। ये इंटरनेट आपको मिलेगा सीधे सैटेलाइट से। तो ये सैटेलाइट इंटरनेट क्या होता है? ये मौजूदा इंटरनेट से कैसे अलग है? इसके क्या फ़ायदे हैं? स्टारलिंक का कनेक्शन क्यों लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए जब ये आता है? और देश के दो बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर जियो प्लेटफॉर्म्स और उसके बाद एयरटेल ने इनसे हाथ मिलाया है, करार किया है, उनका क्या मायना है? और इस इंटरनेट वाले ब्रॉडबैंड से क्या कुछ बदलेगा? इनफैक्ट आपकी जेब पर ये कितना भारी होगा, सस्ता होगा, महंगा होगा? सारे जवाब आज आपको देंगे कि ये क्या है इंटरनेट वाला सैटेलाइट वाला इंटरनेट या सैटेलाइट वाला ब्रॉडबैंड। इस पर अब विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि कंज्यूमर बाजार में कि ये नई चीज़ आई है, नई एंट्री हुई है और हर कंज्यूमर को इसके बारे में जानना ज़रूरी है। आइए तो शो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं द मोबाइल इंडियन के एडिटर संदीप बुत्की साहब और एंड्रॉयड अथॉरिटी के एडिटर ध्रुव भूटानी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टारलिंक, संदीप, मुझे याद है बहुत पहले, करीब 5-6 साल पहले ये चर्चा देश में छिड़ी थी और उन्होंने कुछ स्टार्ट भी किया था इंडिया में। देन अगेन कुछ पॉलिसी इशूज़ आए और फिर वो चीज़ें बंद हुई, अब फिर नए सिरे से घूम फिर के आ गया। लेकिन बहुत सारे दर्शकों के मन में पहला सवाल यही है कि ये सैटेलाइट इंटरनेट क्या होता है। तो शुरुआत वहीं से करते हैं। बिल्कुल। और जो आपने कहा कि पहली बार ये मार्केट में दस्तक दी है, बिल्कुल नहीं। इन लोगों ने 2021-2022 में भी मार्केट में दस्तक की थी और अपने दम खम पे घुसने का ट्राई किया था। और इतना ही नहीं, उन लोगों ने प्री बुकिंग तक ले ली थी लोगों से, और उसके बाद जब गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं मिला तो जितना प्री बुकिंग अमाउंट था वो रिफंड करना पड़ा। अब देखिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आम भाषा में जो हम लोग यूज कर रहे हैं फोन, क्या हमारे फोन में कुछ सैटेलाइट का काम यूज कर रहे हैं? तो लोगों को थोड़ा कनेक्टिविटी समझ में आ जाएगी। तो जितने भी लोग जब भी कोई अपना मैप ऑन करते हैं तो वो सैटेलाइट कनेक्टिविटी के जरिए अपना रास्ता देखते हैं मैप्स के जरिए। तो ये सिंपल सा भाषा है कि सैटेलाइट कनेक्टिविटी क्या हो रही है। यानी कि ऊपर एक छतरी घूम रही है जो भारत या किसी भी कंट्री में डेटा भेज रही है, बिना किसी तार के या बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट के। जो हम लोग हमेशा देखते हैं कि टावर लग रहे हैं या फिर फाइबर ले हो रही है कि गड्ढे खोदे जा रहे हैं, यहाँ पर तार कट गई इसलिए नहीं आ रहा है। तो सैटेलाइट कनेक्टिविटी बेसिकली आपका ये सब जितना बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर चीजें होती हैं ये हटा देती है और आपको कनेक्टिविटी देती है। अब इसका फायदा क्या है? देखिए, हम लोग यहां से समझ लीजिए, यहां से हमें राजस्थान के एक दूर दराज गांव में जाना है या फिर हमें लद्दाख या करगिल कहीं जाना है। आधे रास्ते तक तो हमारा रोड का सफर बहुत ही बढ़िया रहेगा, नेशनल हाईवे की रोड से एकदम मक्खन की तरह स्मूथ रहेगी। लेकिन आखिरी गांव में जब पहुंचते हैं तो वहां पर रोडें नहीं होती, लाइट नहीं होती है, तो इंसान फंस जाता है। मतलब वो 1 किलोमीटर का सफर 3 घंटे का सफर बन जाता है। वो क्यों नहीं हो पाता? वो क्यों प्रॉब्लम आती है? क्योंकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी, यानी कि लास्ट तक जो कनेक्शन होना चाहिए था उसमें लग चुका है रुकावट के लिए खेत का बोर्ड। अब ये सैटेलाइट क्या कर रहा है कि हर जगह फाइबर तो पहुंच गया या फिर टावर्स लगे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर अभी भी इंटरनेट सर्विसेज नहीं पहुंच पा रही, और वो चाहते हैं कि वहां पर रुकावट के लिए खेत का बोर्ड ना लगे। तो उसके लिए क्या किया जाएगा? बोला कि सैटेलाइट यूज कर लेते हैं, क्योंकि सैटेलाइट कनेक्टिविटी के थ्रू आप उन जगहों को, हमारे डिजिटल इंडिया की जो बात चल रही है आजकल की, कनेक्टेड इंडिया, हर एक गांव प्रदेश सब कनेक्टेड रहेगा, उसमें एक अहम भूमिका निभा सकता है कि वहां तक इंटरनेट पहुंचाने का। क्या वो बाबा आदम के जमाने वाला स्लो इंटरनेट? नहीं, इसकी स्पीड भी अच्छी आ रही है। 25 MB से 110 Mbps की स्पीड ये लोग दे रहे हैं, और ज्यादा दूर भी जाने की जरूरत नहीं। हमारे बगल में भूटान है, तो भूटान वो ये सर्विस यूज कर रहा है और तो यही स्पीड लोगों को मिल रही है। तो ये तो आसान भाषा में हुआ कि सैटेलाइट वाला इंटरनेट क्या है और क्यों इसकी ज़रूरत हमें पड़ रही है। ध्रुव, अगर हम बात करें स्टारलिंक की, तो क्या ये दुनिया की अकेली ऐसी कंपनी है जो इस तरह का इंटरनेट प्रोवाइड कराती है सैटेलाइट के ज़रिए, या और भी कंपनियां हैं? और जब ये इंटरनेट प्रोवाइड कराती है तो किस तरह का इसका सैटेलाइट है, ये दूसरों से कैसे अलग है, इसके बारे में थोड़ा बताइए।
स्टारलिंक सबसे अकेली नहीं है जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स ऑपरेट कर रही है। यूरोपियन यूनियन की एक कंपनी है यूटलसैट और उनका वन वेब करके है। स्टारलिंक का एडवांटेज ये है कि इनका जो कॉन्स्टलेशन है, कॉन्स्टलेशन मतलब नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट। एंड एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि ये सैटेलाइट्स जो है अर्थ के काफी क्लोज ऑर्बिट करती है। तभी अगर आप बहुत ही क्लियर स्काई में देखोगे तो आपको एक्चुअली सैटेलाइट्स ऊपर से जाती हुई दिख भी जाती है। तो स्टारलिंक का जो कॉन्स्टलेशन है वो सबसे ज्यादा है अभी एट दिस पॉइंट। आई थिंक 2000-3000 सैटेलाइट्स के अराउंड पहले ही है। एंड इवेंचुअल गोल है कि 8 से 9000 सैटेलाइट्स जो है स्पेस पे होनी चाहिए पूरे अर्थ को कवर करने के लिए। तो उस वजह से स्टारलिंक जो है काफी बेटर है बाकी कॉम्पिटिटर्स से। बट आई थिंक आज के जो ऑपरेटर्स है एयरटेल जियो दोनों ने ही कमेंट किया है कि सिर्फ स्टारलिंक ही नहीं, वो वन वेब के साथ भी टाई अप कर रहे हैं। तो आई थिंक इवेंचुअली जब रोल आउट होगा हम कॉम्बिनेशन देखेंगे मल्टीपल सर्विसेज का। हम्म। तो ये तो बात हुई कि स्टारलिंक क्या कर रही, तो 2 से 3 हज़ार सैटेलाइट ऑलरेडी अर्थ के लोअर ऑर्बिट में हैं और बात बता रहे हैं जैसे ध्रुव की बढ़ के 7 से 8 हज़ार सैटेलाइट्स तक जाएंगे और वो सैटेलाइट लगातार घूम घूम के आपको फुल फ्लेजेड कनेक्टिविटी देंगे। संदीप जी, फिर एक बात बताइए मुझे कि मैं तो एक अर्बन एरिया का कंज्यूमर हूँ, मैं शहर में रहता हूँ या किसी हाई राइज में रहता हूँ। आपने जैसे पहले बताया कि भाई लास्ट माइल कनेक्टिविटी किसी गांव में, किसी पहाड़ पे, किसी दूरदराज के इलाके में, जंगल में, लेकिन एक नॉर्मल अर्बन यूज़र के लिए जिसके पास या तो लैंडलाइन ब्रॉडबैंड है, लैंडलाइन वाला है, या फिर वो फ़ोन यूज़ कर रहा है, उसके लिए ये कैसे उपयोगी होगा? देखिए, जितने भी लोग अर्बन एरिया में रहते हैं उनके पास बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। उनको यूज करने की बात है कि आप किस मोबाइल कनेक्शन लेना चाहते हैं, फाइबर ब्रॉडबैंड लेना चाहते हैं, या आजकल जो वाईफाई मेश वाले ब्रॉडबैंड सर्विसेज भी जियो ने भी लॉन्च किए, एयरटेल ने भी लॉन्च किया, वो सब यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखो मेन डिफरेंस ये आने वाली है कि आप अगर कोई सर्विस लेना चाहते हैं जहां पर आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो जो ऑल्टरनेटिव का कॉस्ट होगा वो रेगुलर सर्विस से ज्यादा महंगा होगा। यानी कि आप जो इंटरनेट का पैसा अभी दे रहे हैं अपने मोबाइल पे, या फिर आप फाइबर लेके रखे हैं, उसका जो रेट दे रहे हैं उसके कंपैरिजन में ये रेट थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि ये समझना पड़ेगा कि जो इसके पीछे का इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है, जितने रिसोर्सेज लग रहे हैं वो महंगे हैं, उनमें पैसा इन्वेस्ट होता है। अगर मैं यहां पर एक आइडिया सा दे दूं कि जब 2022 में कंपनी ने, स्पेसएक्स ने कहा था कि हम इंडिया में सर्विसेज लॉन्च करेंगे, तो उस टाइम इंडिया के कंट्री डायरेक्टर थे, उनने कहा था कि इस सर्विस की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास होगी पर साल की। लेकिन उतनी नहीं होने वाली है, उससे कम ही होगी, क्योंकि अब बाकी जो 2 प्लेयर्स साथ में जुड़े हैं वो शायद इसको उतना ऊपर जाने नहीं देंगे। लेकिन कंपैरेटिवली एक और जगह का एग्जांपल भी देख लेते हैं, भूटान, क्योंकि हमारे नेबर्स में खाली वही कंट्री है जहां पर यह सर्विस यूज हो रही है। वहां पर 25 एमबीपीएस से लेके 110 एमबीपीएस की स्पीड का जो प्लान है, 2 प्लान है, एक ऑलमोस्ट 3,500 रुपए का है, एक है 4,500 रुपए का पर मंथ। तो ये आप हम अगर अपने से तुलना करें, हम जो दिल्ली मेट्रो या किसी जगह अच्छी जगह पे रहते हैं जहां कनेक्टिविटी अच्छी है, हम ब्रॉडबैंड का खर्चा 100 एमबीपीएस की स्पीड का कितना दे रहे हैं। चाहे जियो की बात कर लीजिए, 999 रुपए, उसमें हमें 100 एमबीपीएस की स्पीड मिलती है, अनलिमिटेड डेटा। तो उससे आप देख लीजिए, अगर भूटान से कंपेयर कर ले 3,000, यानी कि ऑलमोस्ट 3 गुना प्राइस ज्यादा देना पड़ रहा है। तो अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहां पर आपके पास ऑलरेडी ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आप उन्हें यूज कीजिए। ये उधर के लिए ज्यादा लाभदायक रहेगी जहां पर और कोई ऑप्शन नहीं है इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। तो ध्रुव, जो अभी स्पीड की भी बात कर रहे थे संदीप, तो एक है हमारा रेगुलर ब्रॉडबैंड, फ़ोन में भी हमें थोड़ी वेरी करती हुई स्पीड मिलती है क्योंकि हम ऑन द गो यूज़ करते हैं। यहाँ पर अभी 110 बोला था, आई थिंक संदीप ने 110 से चलिए 150 एमबीपीएस के आसपास की स्पीड मान लेते हैं। तो एक सैटेलाइट के थ्रू जो आपके पास इंटरनेट आ रहा है, क्या वो उतना स्टेडी इंटरनेट होता है? मतलब मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि क्या इसके एंटरप्राइजेस यूजेस भी होंगे आगे, उन लोगों के लिए ज़्यादा काम का होगा, कोई ऑपरेशन करना, ऑपरेशन से मतलब किसी भी तरह का कुछ भी काम करना है, दूर दराज में जाके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ स्पीड मैटर करेगी कि आपके पास लेटेंसी कैसी है और कितना कांस्टेंट है वो स्पीड। तो एक तो स्पीड क्या पर्याप्त होगी और फिर उसकी स्टेबिलिटी, ये 2 चीजें हैं। भूटान का एग्जांपल संदीप जी ने लिया, वहां पे 110 है, यूएस में जो है 250 तक भी आ जाती है, 300 भी कुछ कुछ लोकेशंस में आती है। सो वो तो कॉन्स्टलेशन साइज पे डिपेंड करता है, एंड कॉन्स्टलेशन इंक्रीज कर रहे हैं वो इस एरिया में हमारे इंडिया के ऊपर, एंड
अकॉर्डिंगली मतलब ऑटोमेटिकली भूटान के ऊपर भी कॉन्स्टलेशन साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो स्पीड जो है आई थिंक 250 तक आ जानी चाहिए। लेटेंसी जो है वो बाय वेरी नेचर ऑफ सैटेलाइट इंटरनेट, बिकॉज लिटरली अर्थ से सैटेलाइट पे डेटा जा रहा है एंड वापस आ रहा है, तो फाइबर इंटरनेट से तो ज्यादा ही होती है। बट मोस्ट मॉडर्न सॉफ्टवेयर जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है वो इस लेटेंसी के लिए अकाउंट कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक इसमें ज्यादा इशू आना चाहिए। अब मिशन क्रिटिकल सिचुएशंस जो है, जैसे अगर टेली सर्जरी की बात कर रहे हैं, वो बहुत स्पेशलाइज्ड एग्जांपल हो गया, एंड आई एम नॉट श्योर कि सैटेलाइट इंटरनेट के थ्रू वो पॉसिबल है या नहीं। बट नहीं नहीं, मैं हाँ, वो तो खैर एक बहुत अलग चीज हो गई, लेकिन एजुकेशन पर्पस, कोई ट्रांसमिशन किसी तरीके का, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसके लिए बिल्कुल परफेक्टली यूजफुल है। इनफैक्ट एक और यूज केस है स्टारलिंक का, ये सेल करते हैं इनका एक वेरिएशन है जिसमें एक मूविंग डिश है। तो जैसे आप अपनी कार के ऊपर लगा सकते हो, ट्रक के ऊपर लगा सकते हो, बोट्स पे भी लगा सकते हो। तो इवन बोट्स पे, जैसे अगर आप किसी बोट पे हो तो वहां पे भी आपको हाई स्पीड इंटरनेट मिल जाता है एंड आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो। तो उन यूज केसेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसका एक यही यूज केस सोच रहा था संदीप, जो अभी ध्रुव ने अपनी बात की चंद आखिरी लाइनों में कहा कि मूविंग फॉर एग्जांपल, ठीक है, फ़ोन एक हमारे पास डिवाइस रहता है, लेकिन आप कहीं ऑन द गो हैं या किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ सिग्नल, अब फ़ोन है लेकिन सिग्नल के इश्यूज तो कई बार हो ही जाते हैं। वो है, आप किसी राइड पे गए लंबी, या पहाड़ पे गाड़ी लेके चले गए, या फिर बोट पे चल रहे हैं, तो क्या ये जो पूरा इसका सिस्टम होता है, क्या होता है? पहली बात तो ये मिलता कैसे आपको, क्या डिवाइसेस देते हैं ये साथ में आपको, और वो क्या पोर्टेबल होते हैं, आप कहीं भी ले जाइए? मैंने सुना है कोई छोटा डिश होता है, डिश एंटीना, जिसको आप कहीं भी लगा दें, वहां से रिसीव करने लग जाता है और फिर आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं। वेल देखिए, सबसे पहले वो एक और पॉइंट का मैं खुलासा कर दूं कि सैटेलाइट का यूज पहले भी हिंदुस्तान में हुआ है बहुत सारी चीजों के लिए, एजुकेशन के लिए यूज हुआ है, और पुराना एक प्रोग्राम आता था कृषि दर्शन, उसको भी ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग यूज करते थे वीसा टेक्नोलॉजी। तो हिंदुस्तान में पहले भी सैटेलाइट एजुकेशन और हेल्थ के लिए, हेल्थ की बेसिक एजुकेशन के लिए काफी यूज हुआ है। अब आ जाते हैं डिवाइस के ऊपर। देखिए, अब डिवाइस दो तीन टाइप की होती है। एक तो होती है जो हम हमेशा कहते हैं फोन है हमारे पास, ये फोन, तो हमारे अब कुछ फोन ऐसे आ रहे हैं मार्केट में जिनमें सैटेलाइट कनेक्टिविटी है, यानी कि वो सैटेलाइट से वार्तालाप कर सकते हैं और आपको कहीं पर भी रुकने का मौका नहीं मिलेगा। उसके अलावा दूसरे यूनिट होते हैं कि एक आपका एक एंटीना लगा होता है और एक रिसीविंग डिवाइस होती है। वो रिसीविंग डिवाइस से आप अपनी बाकी डिवाइसेस कनेक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए जैसे घर में मॉडेम रखा हुआ है जिसमें फाइबर लगा हुआ है, आप उसके थ्रू बाकी वाईफाई मैश बना के बाकी डिवाइसेस उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब कर सकते हैं। अब फर्क क्या आएगा, हर एक डिवाइस की कॉस्ट अलग है। स्मार्टफोन, अगर एक खाली सिंगल स्मार्टफोन जो जिसमें आप सैटेलाइट कनेक्टिविटी मौजूद है, उसका कॉस्ट थोड़ा कंपैरेटिवली कम होगा उसके कंपैरिजन में कि अगर आपका पूरा सेटअप आ रहा है। सेटअप में मतलब आ रहा है सीपीयू यूनिट, जो एक इंडोर यूनिट लगेगा जिससे जो हमारा डिश एंटीना टाइप का है उधर से डेटा कलेक्ट हो रहा है, वो उसमें जा रहा है, फिर वाई मैश बना रहा है, तो इनका कॉस्टिंग डिफरेंट होगी। लेकिन ऑप्शन ये है कि मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास, स्टैंड अलोन डिवाइस में भी कर सकते हैं और मल्टीपल डिवाइस को एक नेटवर्क में हुक करवा सकते हैं। ओके, चलिए, तो हाँ जी, हाँ ध्रुव बोलिए। हाँ, वही स्टारलिंक जो है 3 तरह की डिशेस सेल करता है, जिसमें से एक जो है जो आपके घर में स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए है, वो उसमें एक मोटर भी लगी होती है, तो वो सैटेलाइट को फॉलो करता है। क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट में जब सैटेलाइट्स ऑपरेट करती है तो स्टारलिंक टेक्नोलॉजी चलने के लिए सैटेलाइट को उसके टुवर्ड्स पॉइंट भी करना होता है। एक और आता है डिश जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए है, जैसे आपके बोट्स वगैरह हो गई या ट्रक्स और बसेस के लिए हो गई। और एक ये मिनी वर्जन भी सेल करते हैं जिसको आप बैटरी पैक से भी चला सकते हो 1.5-2 घंटे के लिए। तो अगर आप जैसे कहीं हाइकिंग पे गए हुए हो, ट्रैकिंग पे गए हो, या इमरजेंसी सर्विसेज की अगर बात करें तो माउंटेन्स में या कहीं रिमोट डेस्टिनेशन पे, तो वो भी ऑपरेट कर सकते हैं ये मिनी डिश के साथ। पर वो मिनी डिश जो है वो परमानेंट यूज के लिए नहीं डिजाइंड है। ओके, ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, और आई थिंक संदीप जी, जो ये टाई-अप्स हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर, और जितना मैं समझ पाया कि ये जो डिवाइसेस होंगे इसकी कनेक्टिविटी के, या इसके जब आप कनेक्शन लेंगे स्टारलिंक का, तो यही आपको इनके रिटेल आउटलेट्स में मिलेंगे, राइट?
बिल्कुल, क्योंकि स्टारलिंक को अपना सामान भी बेचना है और अभी वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते अपने रिटेल फुटप्रिंट्स को बढ़ाने में। तो उन लोगों ने क्या किया कि हिंदुस्तान में भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो इनको ऑलरेडी बहुत बड़ा नेटवर्क है, क्यों ना हम इनके साथ ही मिलके अपनी सर्विसेज को भारत में दें और उसके अलावा ये लोग दोनों के लिए कुछ ना कुछ कस्टमाइजेशन करेंगे। अभी तक इनका खुलासा नहीं हुआ है कि किस टाइप की कस्टमाइजेशन होंगी, क्या गवर्नमेंट का जो यूएसओ फंड है उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा, कम्युनिटी ड्रिवन सर्विसेज दी जाएंगी। इसका खुलासा आगे होगा और ये तभी होगा जब इनको क्लियरेंस मिल जाएगी इंडिया में ऑपरेट करने की, क्योंकि अभी सिर्फ हाथ मिलाए हैं, सर्विसेज रोल आउट नहीं हुए हैं और वो तब तक नहीं होंगे जब तक गवर्नमेंट से क्लियरेंस नहीं मिल जाएगी उनको भारत में सर्विसेज लॉन्च करने की। ठीक है, तो भी शायद थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल एक नए तरह का इंटरनेट का अनुभव आपके पास आ रहा है। अब जैसे जैसे वो आएगा, शुरू होगा, नए यूज़ केसेस होते जाएंगे, उसका किस तरह से इस्तेमाल होगा, कहाँ कहाँ होगा, वो भी शायद हम बदलता हुआ देखेंगे बहुत कुछ। एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातचीत है और इसमें मुझे कुछ मोटरोला वाली चीज़ याद आ गई। क्या है वो भी आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। और आगे चलते हुए कब तक, जैसे संदीप जी ने कहा अभी थोड़ा टाइम है इसको आने में, लेकिन कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं और फिर कैसे ये पूरे इंडिया में ऑपरेट होता हुआ नजर आएगा, इस पर बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब सैटेलाइट वाला इंटरनेट बात हो रही है स्टारलिंक की इंडिया एंट्री में, जहां पर उसने जियो प्लेटफॉर्म्स के साथ और भारतीय एयरटेल के साथ हाथ मिलाया है और इससे दस्तक दे दी है भारत के बाजार में। अब सैटेलाइट ब्रॉडबैंड क्या होता है वो हमने आपको ब्रेक से पहले समझाया है, किस तरह से काम करता है, क्या इसके उपयोग हो सकते हैं, क्या इसके यूज़ केसेस हो सकते हैं, इनफैक्ट इसकी कीमत कितनी होगी या कितने महंगे सस्ते इसके प्लान्स हो सकते हैं। थोड़ी सी और बातें करते हैं। तो संदीप और ध्रुव दोनों हमारे साथ बने हुए। ध्रुव, इनफैक्ट मुझे ना ये बातें करते करते मोटरोला याद आ गई। उनकी एक सर्विस थी या टेक्नोलॉजी थी जिसे वो इरिडियम कहते थे, दैट इज इरिडियम, मतलब उसका जो एटॉमिक नंबर है 77 और उतने सैटेलाइट्स थे आसमान में, इसीलिए उन्होंने उसका नाम इरिडियम रखा था, जो कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी। तो इतने समय पहले वो चीज हुई, हालांकि वो शायद मोबाइल कॉलिंग के लिए था, अब ये हो रहा है। क्या दोनों सिमिलर हैं, अलग हैं, क्या है? आई थिंक थोड़ा सा वही है कि मतलब सिमिलैरिटीज है पर डिफरेंस भी है, क्योंकि जो वो इरिडियम था वो सैटेलाइट्स जहां तक मेरे को ध्यान है लो अर्थ ऑर्बिट में नहीं थी। एंड ये लो अर्थ ऑर्बिट वाली जो सैटेलाइट्स है ये बहुत क्रिटिकल है हाई स्पीड इंटरनेट के लिए और लेटेंसी रिड्यूस करने के लिए। तो ये जो इनोवेशन है इसके वजह से जो है ये टेक्नोलॉजी जो है सैटेलाइट हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट जो है वो पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि सैटेलाइट इंटरनेट जो है वो काफी पुरानी टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल जैसे आपने कहा, पर उसकी स्पीड भी बहुत स्लो होती थी। तो अब वो सिचुएशन नहीं है। ओके तो संदीप, मैं एक चीज़ आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जो सैटेलाइट इंटरनेट है, क्या ये भविष्य की चीज़ है? मतलब देखिए, अगर इसमें तो सिंपल है कि एक स्टेशन से डेटा सैटेलाइट को गया और वो आपके पास आ गया, जैसे टीवी का डेटा या दूसरी चीज़ें आपके पास आती हैं। बाकी जो अभी हमें कन्वेंशनल मिलता है वो या तो वही जैसा आप कह रहे थे, लंबे लंबे तार बिछाएंगे या फिर टावर्स लगाएंगे, उनके अपने खर्चे हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका अपना मेंटेनेंस है, उसकी जगह सिंपल एक सैटेलाइट। तो क्या ये हम आगे बढ़ते हुए इसी तरह की इंटरनेट की तरफ बढ़ेंगे? जैसे ध्रुव बता रहे हैं कि पहले वो बड़े ऑर्बिट में रहते थे या ज़्यादा ऊंचाई पे रहते थे, अब लो अर्थ ऑर्बिट में हैं, ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा सक्षम और इन नंबर्स भी ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, तो ये अब आसान होता जा रहा है। तो क्या दूसरी कंपनियां भी अब इस पर काम कर रही हैं? क्या ये सेक्टर को आगे बढ़ते हुए इसी तरफ जाना है? देखिए, टेक्नोलॉजी का काम होता है एक कंज्यूमर की या की जो लाइफ है उसको आसान बनाना, और उसको कहीं पर भी ये ना लगे कि मेरी जर्नी यहाँ पर ठप हो रही है या मैं आगे कुछ नहीं कर पा रहा हूं। उसके आगे जो भी स्पीड ब्रेकर है उनको हटाना। तो अभी के लिए जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी यूज हो रही है ये रहने वाली है, लेकिन ये एकदम मेन स्ट्रीम नहीं बनने वाली है। उसका सिंपल लॉजिक है कि अगर हम लोग जैसे शहरों में हैं तो हम लोग, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग दो दो गाड़ियां टाइप की रखते हैं। एक छोटी सी गाड़ी रखी हुई है जिसमें 3-4 लोग बैठ सकते हैं, वो लोकल कम्यूट के लिए कर रहे हैं क्योंकि कॉस्ट एफिशिएंट है। जो काम करना है वो भी कर सकते हैं, जो स्पीड लिमिट को मेंटेन करना है किसी भी सिटी में 60 से ज्यादा स्पीड तो मिलती नहीं है, तो वो वाली स्पीड लिमिट भी हो जाती है। लेकिन कभी आउट स्टेशन जाते हैं
तो वो लेते हैं अपनी बड़ी गाड़ी, मतलब क्योंकि उनको मालूम है नेशनल हाईवेज में 120 की स्पीड पे गाड़ी चला सकते हैं, स्पेस चाहिए बैठने के लिए। तो वैसे ही देखिए कि हम हर लोकल ट्रैवल के लिए अपनी छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी यूज नहीं करेंगे। वैसे क्या होता है कि अगर आपको जहां पर रेगुलर मोड्स ऑफ मीडियम नहीं मिल रहे हैं कनेक्टिविटी के लिए, चाहे फाइबर की बात कर लीजिए चाहे वायरलेस की बात कर लीजिए, वहां पर यह फायदेमंद है क्योंकि आपका जो डेटा का सफर है उसमें कहीं पर भी फुल स्टॉप नहीं लगेगा। लेकिन जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि जितना आप इस टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, जैसे हम समझ रहे हैं कि सैटेलाइट से बात करना है, सैटेलाइट लगाने हैं, एक एक सैटेलाइट को लगाने में अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं, तो वो इंपैक्ट कॉस्ट पे नजर आएगा। तो जहां आपको लगता है कि और कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, वहां पर ये डेफिनेटली फायदेमंद है। और खाली हिंदुस्तान के बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहां पर अभी भी हमारी कनेक्टिविटी नहीं है, वो उनको नेशनल इंफॉर्मेशन हाईवे के रोड पे ला देंगे और वो भी हमसे अलग थलग नहीं रहेंगे इंफॉर्मेशन शेयरिंग के मामले में। राइट तो ये किसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। एक चीज़ मैं ध्रुव कहीं पढ़ रहा था, क्योंकि आज काफ़ी सारा लिखा गया इस सब्जेक्ट के बारे में, और ये आज और कल के अंदर एक सबसे बड़ी खबर रही इन टर्म्स ऑफ दिस इंडस्ट्री भी और एक कंज्यूमर के लिए भी। वो ये थी कि एक नज़र में देखिए तो ऐसा लगता है कि जो मौजूदा सिस्टम है ना, हमारा जो ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड है उसको ये आके कॉम्पीट कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर कुछ लोगों ने इसका इंटरप्रिटेशन ये भी निकाला कि नहीं, कॉम्पीट नहीं कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इसे आप कैसे देखेंगे? बिल्कुल, एंड विद आवर करंट टेक्नोलॉजी जो एग्जिस्ट करती है टेक्नोलॉजी, ये सैटेलाइट इंटरनेट कभी आपका फिक्स्ड लाइक वायर्ड इंटरनेट से ज्यादा फास्ट हो नहीं सकता। एंड बैंडविड्थ कंस्ट्रेंट्स भी है, एंड बिल्कुल जैसे संदीप ने कहा कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स भी है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेटिंग इट अप, बट जैसे मैंने आपको बोला कि इवेंचुअल गोल है 8 से 9,000 सैटेलाइट्स आप मेंटेन करना। बट वो सिर्फ ऐसा यही नहीं है कि एक सैटेलाइट आपने ऊपर भेज दी वो वहीं पे रहेगी। इन सैटेलाइट्स की एक लाइफ भी है, एंड जो ये सैटेलाइट्स वापस अर्थ में गिर भी रही हैं, इवन जो एग्जिस्टिंग सैटेलाइट्स डाल रहे हैं स्पेस में। तो ये कांस्टेंट प्रोसेस है सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन मेंटेन करना। तो कॉस्ट तो है ही, बट टेक्नोलॉजिकली भी स्पीकिंग फाइबर जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है, उस पर ज्यादा फास्ट स्पीड्स है। तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री टेक्नोलॉजी है उन लोगों के लिए जिनके पास और कोई एक्सेस नहीं है, पर ये फाइबर को रिप्लेस नहीं कर सकता। राइट संदीप, आपकी राय? बिल्कुल, देखिए चलो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हम दिल्ली में बैठे हैं अगर, और दिल्ली से हमें जयपुर जाना है, तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, या तो ट्रेन ले लेंगे, या तो बस ले लेंगे, या तो अपनी गाड़ी में चले जाएंगे। बहुत ज्यादा इमरजेंसी होगी तभी वो लोग फ्लाइट बुक करेंगे, या फिर वो लोग बुक करेंगे जो बोलते हैं यार हमें तो रोड पे ट्रैवल ही नहीं करना है और पैसा है, अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो लोग बाई एयर जाएंगे। जबकि यहां से हम बस में जाएंगे या अपनी गाड़ी में जाएंगे, 2.5-3 घंटे में हम लोग जयपुर हिट कर जाएंगे। 90% लोग ऐसे ही ट्रैवल करते हैं। तो सेम इस पर भी लागू होगा। जो रेगुलर कस्टमर्स हैं, आप पहले जितने भी रेगुलर कस्टमर्स हैं वो चीजें देखेंगे जो इजीली अवेलेबल है, जिसमें स्पीड का भरोसा है, जिसमें प्राइस का भरोसा ऐसा है कि आप उससे अपनी जेब में हाथ डालने से पहले डरेंगे नहीं, और उसके अलावा आपको मालूम है कि ये चीज जल्दी से रेक्टिफाई है, इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी उसका सोल्यूशन भी निकल जाएगा। अगर ये सब चीजें नहीं है तभी वो लोग इसका रुख करेंगे। और मेजरली ये स्टार्टिंग में, जैसे मैं बता चुका हूं, दूर दराज के एरिया को कनेक्ट करने में यूज रखेगा, गवर्नमेंट सर्विसेज को पहुंचाने में काम आएगा, कि जो दूर के एरिया है वहां पर ई गवर्नेंस सर्विसेज हैं या बहुत सारे कनेक्टिविटी सर्विसेज हैं जो लोगों को इंफॉर्मेशन देनी है, उसमें काम आएगा। हमारे सर्वेलेंस के टाइम में काम आएगा, क्योंकि हम अभी भी आप देखेंगे कि जैसे करगिल हो गया, या हमारा बर्मा बॉर्डर हो गया, या हमारा चाइना बॉर्डर हो गया, वहां पर अभी भी जो हमारी आर्मी लगी हुई है, दे यूज सैटेलाइट फोन्स। अब ये वहां पर भी यूज हो सकता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए। चलिए, लेकिन सारी बातचीत सुन के सब कुछ बड़ा एक्साइटिंग लग रहा है, क्योंकि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे तेजी से ग्रो होता, सबसे एक्साइटिंग इंटरनेट मार्केट भी है। इंटरनेट को लेकर चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर्स हों, चाहे उसका यूजेज हो, चाहे उसकी कनेक्टिविटी हो, इतना काम एक साथ इतने बड़े पैमाने पर दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। जियो ने तो बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इनफैक्ट बनाए हुए हैं। देश की सबसे बड़ी इंटरनेट प्रोवाइडर भी है, सर्विस प्रोवाइडर भी है, टेलीकॉम प्रोवाइडर भी है, और काफ़ी सारी और कंपनियां भी। और अब स्टारलिंक की इसमें एंट्री इस पूरे सिनेरियो को बड़ा एक्साइटिंग बना रही है। इसीलिए दो दिग्गज कंपनियों ने उनसे हाथ भी मिलाया, और जैसा हमारे एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि ये कंपटीशन तो नहीं होगी, ये कॉम्प्लीमेंट्री ही चीज़ें होंगी, लेकिन ओवरऑल जो इंटरनेट का स्पेस है वो इससे बड़ा एक्साइटिंग हो जाएगा। और कनेक्टिविटी जब लास्ट माइल होगी उसके अपने मायने होंगे,
उसके अपने फायदे होंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का। एंड आई थिंक हमने दर्शकों को बहुत अच्छी तरह से बता दिया कि स्टारलिंक क्या है और सैटेलाइट इंटरनेट क्या है, कैसे काम करेगा, क्या फायदे होंगे और कितना उपयोगी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।